रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी में इंसान कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई गलत फैसला ले लेता है। और जब वो गलत फैसला ले ही लेता है तो उसके एक गलत फैसले की वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसला लेता है और जिसकी वजह से न जाने कितनी ही ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो आप लोग इस चैनल पर अगर आ गए तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर सीधे और सिंपल वर्ड्स में मिलती रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला अम्बेडकर नगर। और ये जो अम्बेडकर नगर है, इसी के अंतर्गत एक थाना आता है, विवाना थाना। और इसी विवाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, भीतरीडी। बात कर रहा हूँ मैं 11 जून साल 2023 की। सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय था। इसी भीतरीडी गांव से सुबह सुबह, चूँकि गांव के अंदर इस तरीके का आज भी रिवाज है कि सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर जाते हैं। जो लोग खेतों पर नहीं जाते वो भी नाश्ते से पहले एक बार गांव के बाहर की टहल लगा के आ जाते हैं। कुछ लोग शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। लिहाजा इसी 11 जून साल 2023 को सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति गांव से बाहर जाता है। और गांव के बाहर एक स्कूल है, AK पब्लिक स्कूल, जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। जब ये व्यक्ति सुबह के 7 बजे के आसपास उस स्कूल के नज़दीक से गुजरता है तो देखता क्या है कि जो स्कूल पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, उस स्कूल के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड दोस्तों, इस व्यक्ति ने जब उस स्कूल के अंदर से धुआं निकलते हुए देखा तो ये बड़ा अचरज में पड़ गया। पहली बात तो ये कि ये स्कूल पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, ऑलरेडी खंडहर में तब्दील हो चुका है, न इस स्कूल के अंदर कोई आता है न जाता है। तो फिर अचानक से इस स्कूल के अंदर से इस तरीके का धुआं निकलना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए टेंशन का सबब बनता है। लिहाजा ये व्यक्ति फैसला करता है कि एक बार देखूं जाकर यार कि ये धुआं जो है वो किस चीज़ में से निकल रहा है। अब ये जो व्यक्ति था उस स्कूल के अंदर झांकने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही ये उस स्कूल के अंदर देखता है तो ये देखता है कि एक आग जल रही है। ना कि आग जल रही है बल्कि इस आग के अंदर किसी इंसानी शरीर को भी जलाया गया है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें देखता है, ये दौड़ा दौड़ा भागा गांव के अंदर पहुंचता है। एंड गांव के अंदर जाने के बाद में ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से गांव वालों को बता देता है। अच्छा, गांव वाले जब इस तरीके की पूरी कहानी सुनते हैं तो गांव में से जो लोगों की भीड़ होती है वो इस स्कूल के आसपास जमा होना शुरू हो जाती है। अब यहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है कि इस तरीके से AK पब्लिक स्कूल है भीतरीडी गाँव के अंदर, वहाँ पर सुबह सुबह एक व्यक्ति ने देखा कि धुआं निकल रहा था। और जब पास जाकर देखा तो पता चला कि आग के अंदर किसी इंसानी शरीर को जलाया जा रहा है। अच्छा, पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस भी अपने दलबल के साथ में अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। एंड दोस्तों, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि लोगों की भीड़ ऑलरेडी वहां पर जमा हो चुकी है। जो व्यक्ति उस आग के अंदर जलाया जा रहा था, जब तक पुलिस पहुंचती है तो उसका जो शव था ये ऑलमोस्ट 90% के आसपास जल चुका था। पुलिस जैसे तैसे करके उस आग को बुझाती है, उस डेड बॉडी को उस आग के अंदर से रिकवर करती है। चूँकि ये जो व्यक्ति था आग के अंदर पूरी तरीके से जल चुका था, ऑलमोस्ट 90% के आसपास बॉडी जो थी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देखने से ऐसा तो लग रहा था कि ये जो डेड बॉडी है किसी पुरुष की है, लेकिन अब ये शिनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था कि ये डेड बॉडी आखिरकार किसकी है और किसकी नहीं है। लिहाजा पुलिस उस पूरी घटना वाली जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। एंड जब बारीकी से चेक करती है तो पुलिस को वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे पुलिस कलेक्ट कर लेती है। दरअसल वहाँ से कुछ नशीली दवाइयों की छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं और साथ के साथ एक कंडोम का पैकेट भी मिलता है। पुलिस इन सारी ही चीज़ों को अपनी कस्टडी में लेती है और जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, वो सवाल ये था कि इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो नहीं पाई थी। और बिना शिनाख्त किए, बिना ये पता लगाए कि डेड बॉडी किसकी है, तो पुलिस इस केस में आखिरकार अपना एक भी कदम कैसे बढ़ा सकती थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए ये जो केस था, जिस तरीके से ये ब्लाइंड मर्डर किया गया था, सबूत के नाम पर एक चीज़ भी छोड़ी नहीं गई थी, ये पुलिस के लिए कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था तो ज़रूर, लेकिन पुलिस भी इस केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि उनके एरिया में ये जो क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को ऐसा लग रहा है कि वो बच के निकल सकता है। लेकिन अगर पुलिस वाले अपनी पर आ जाएं तो क्रिमिनल चाहे पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए, वो पुलिस की गिरफ्त से बचकर जा नहीं सकता। लिहाजा अब पुलिस
तमाम जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे उन तमाम पुलिस स्टेशनों में सूचना भिजवाती है कि किसी लड़के की या फिर किसी पुरुष की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल ही के दिनों में लिखवाई गई है या फिर नहीं लिखवाई गई है। क्योंकि पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई हो और उसके बाद में पुलिस उस व्यक्ति के परिवार वालों तक पहुंचेगी, उसके बाद में परिवार वाले डेड बॉडी को रिकवर करेंगे, हमें मोटिव मिल जाएगा और हम कातिल का पता लगा लेंगे, दैट्स इट। लेकिन जितना आसान पुलिस इस केस को समझ रही थी उतना आसान ये केस था नहीं, क्योंकि जितने भी थानों में पुलिस वालों ने सूचना भिजवाई थी उन सारी ही जगहों से ये पता चलता है कि किसी भी लड़के की, किसी भी पुरुष की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल फिलहाल के दिनों में लिखवाई नहीं गई है। लिहाजा पुलिस जो थी अब ये देखने की कोशिश करती है कि इस जगह से जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों के आधार पर यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार कातिल कौन है। लिहाजा जो कंडम का पैकेट पुलिस को वहाँ पर मिला था, पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि कंडम का पैकेट किस कंपनी का है। अब जिस कंपनी का वो कंडम का पैकेट मिलता है, लिहाजा सबसे पहले पुलिस इस पूरे एरिया के अंदर अलग अलग मेडिकल शॉप पर, अलग अलग दुकानों पर जाकर ये पता लगाती है कि इस कंपनी का कंडम क्या आपकी शॉप पर या आपके मेडिकल पर बेचा जाता है। तो जितने भी मेडिकल शॉप पर, जितने भी ऐसी शॉप्स थी जो कंडम्स को बेचा करती थी, सेल किया करती थी, उन सारी ही शॉप्स पर एक ही जवाब मिलता है कि साहब इस कंपनी का कंडम हमारे एरिया में बेचा ही नहीं जाता। लिहाजा अब पुलिस जो थी वो उस कंडम की कंपनी से जाकर कॉन्टैक्ट करती है और पता लगाती है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है आखिरकार देश के अंदर कहाँ कहाँ, कौन कौन से राज्य में सेल होता है। तो जो कंपनी थी उसकी तरफ से बताया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सेल होता है। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि या तो ये कातिल दिल्ली के हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लिहाजा अब पुलिस उस पूरे एरिया के अंदर, यानी अंबेडकर नगर में जो विवाना थाना है और उस थाने के अंतर्गत जो भीतरी डी गांव पड़ता है, इस पूरे एरिया के अंदर 11 से 10 तारीख के बीच में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उन सारे ही मोबाइल जो एक्टिव थे उनका डम डाटा निकलवाती है। हालांकि डम डेटा निकलवाना ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास में इससे बढ़कर या फिर इससे अलावा और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। लिहाजा पुलिस अब जब सारा डेटा निकलवाती है तो पता ये चलता है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो भीतरी गांव है और इस इलाके में जो सिग्नल वाला एरिया आता है वहाँ पर 10 नंबर ऐसे थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस 10 नंबरों में 4 नंबर ऐसे थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यानी कि सहारनपुर के एक ही गाँव के थे। लिहाजा जब ये 4 नंबर पुलिस को मिलते हैं तो पुलिस हैरान ये होती है कि एक ही गांव के 4 नंबर आखिरकार भीतरी गांव के अंदर इस तारीख को कैसे एक्टिव हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब उसमें से एक नंबर पर कॉल लगाते हैं। जब पहले नंबर पर कॉल लगाया जाता है तो वो जो नंबर था वो स्विच ऑफ बताता है, एंड उसके बाद में पुलिस वाले दूसरे नंबर पर कॉल लगाते हैं और जब दूसरे नंबर पर कॉल लगाया जाता है तो वो जो फ़ोन था वो एक महिला उठाती है। जब वो महिला फ़ोन उठाती है तो पुलिस वाले उन सारे ही 4 नंबरों के बारे में इस महिला से पूछते हैं। एक नंबर तो खुद इस महिला का ही था एंड 3 नंबरों के बारे में और पूछा जाता है। तो ये महिला बताती है कि साहब ये तीनों नंबर हमारे ही गांव के हैं। अब जैसे ही ये बातें ये महिला बताती है और कहती है कि हमारे ही गांव के रहने वाले ये लड़के हैं, लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत सहारनपुर के इस गांव में पहुंचती है और यहाँ से 3 लड़कों को उठाती है और उन तीनों लड़कों को उठाने के बाद में विवाना थाना लेके आ जाती है। और पुलिस वाले जिन 3 लड़कों को उठाकर पुलिस थाने में लेके आए थे, इसमें से पहले लड़के का नाम था इरफान, दूसरे का नाम था जावेद और तीसरे का नाम था मोहम्मद अली। जो इरफान और जावेद थे ये दोनों आपस में सगे भाई थे और दोनों की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के आसपास रही होगी। और जो चौथा नंबर के बारे में पुलिस पूछताछ करती है कि ये चौथा नंबर किसका है, तो पता चलता है कि चौथा नंबर किसी सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस अब इन तीनों से उस सुरेंद्र सिंह के बारे में बातचीत करती है तो ये इधर उधर की बातें बताते हैं। लिहाजा पुलिस की एक जो टीम होती है वो सहारनपुर के इसी गांव में पहुंचती है और इन चारों के बारे में, यानी इरफान, जावेद, मोहम्मद अली और सुरेंद्र सिंह के बारे में पता लगाती है। तो पता ये चलता है कि सुरेंद्र सिंह, जावेद, मोहम्मद अली और इरफान ये चारों के चारों दोस्त हैं, बल्कि दोस्त ही नहीं बल्कि ये चारों एक साथ में सर्कस दिखाने का काम भी करते हैं। लिहाजा पुलिस को जब ये सूचना मिल जाती है कि चारों के चारों दोस्त थे और चारों एक साथ में सर्कस दिखाने का काम भी करते थे, तो पुलिस की वो टीम वापस आ जाती है और उसके बाद में इन तीनों लड़कों से पूछताछ करती है कि बताओ सुरेंद्र सिंह कहाँ है। तो ये तीनों इधर उधर की बातें ऑलरेडी पुलिस को बता ही रहे थे। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अपने पार्टनर सुरेंद्र सिंह से हमारी बात कराओ। अब जैसे ही बात कराने की बात आती है तो ये तीनों अपने मुँह को सिल लेते हैं, यानी बोलते ही नहीं हैं। अब जब ये तीनों बोलते नहीं हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट तो इनके ऊपर पहले ही था। लिहाजा अब पुलिस का जो शक था ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है
एंड जब पुलिस का शक इनके ऊपर गहरा होता है तो उसके बाद में पुलिस वाले इन तीनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और जब इनके ऊपर सख्ती दिखाई जाती है दोस्तों, तो ये पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। एंड जब बोलते हैं तो ये बताते हैं कि दरअसल ये चौथा जो व्यक्ति है, ये मरने वाला जो व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी जली हुई आपको प्राप्त हुई है एक ही पब्लिक स्कूल से, ये कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र सिंह ही है और हमने सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। अच्छा, जब ये लोग पुलिस को ये बताते हैं कि हमने ही सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है, तो पुलिस वाले इनसे हत्या के पीछे का मोटिव पूछते हैं। तो उसके बाद में जो मोहम्मद इरफान नाम का लड़का होता है, ये पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है। ये बताता है कि इरफान, जावेद, मोहम्मद अली और सुरेंद्र सिंह ये चारों मिलकर सर्कस दिखाने का काम करते हैं। जब सर्कस दिखाने का काम करते हैं तो एक दूसरे के घर पर इनका आना जाना था, एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। सुरेंद्र सिंह भी अक्सर इरफान के घर आया जाया करता था। और इरफान की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सोनिया था। उम्र लगभग उसकी 21 साल के आसपास थी। जब सुरेंद्र सिंह इरफान के घर पर आना जाना शुरू करता है तो उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया से जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड पहली नज़र में ही इन दोनों को इश्क हो जाता है। अब इन दोनों को जब इश्क होता है तो उसके बाद में घंटों घंटों तक ये लोग फ़ोन पे बातचीत शुरू कर देते हैं। ना कि फ़ोन पे बात शुरू करते हैं, बल्कि जब भी इन दोनों को समय मिलता तो एक दूसरे के साथ में मुलाकातें करते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो एक तरीके से इरफान जो होता है उसको एक बार ये खबर लग जाती है कि उसकी जो बहन है उसके ही पार्टनर सुरेंद्र सिंह के साथ में टच में है। लिहाजा वो अपनी बहन सोनिया के पास पहुँचता है और इस बारे में बात करता है। सोनिया इनकार कर देती है, लेकिन इरफान को बहुत ही पक्के सूत्रों से यह खबर मिली थी, इसलिए इरफान अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मारता तोड़ता है और उसके बाद में उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, भले ही सोनिया का घर से बाहर निकलना बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुरेंद्र सिंह से बातचीत बंद नहीं हुई थी, क्योंकि सोनिया अक्सर टाइम मिलने पर जो सुरेंद्र सिंह था उसको मोबाइल से कॉल करती और कॉल कर कर बातचीत किया करती थी और अपना दर्द जो था वो सुरेंद्र सिंह को बताया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों की बातचीत जो थी वो यूं ही जारी थी, लेकिन फिर से इरफान को इस बारे में खबर लग जाती है कि उसकी जो बहन है ये सुरेंद्र सिंह से बातचीत करती है। लिहाजा इरफान फिर अपनी बहन के पास पहुंचता है और गुस्से में आग बबूला होकर ये अपनी बहन से कहता है कि तुम सुरेंद्र को कॉल करना बंद कर दो और उससे बातचीत मत करो। तो जो सोनिया होती है वो कहती है कि देखो, सुरेंद्र तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे समझाओ कि वो मुझे कॉल ना करे। मैं उसे खुद कॉल नहीं करती, बल्कि सुरेंद्र मुझे खुद कॉल करता है। अब जैसे ही ये बात इरफान सुनता है वो तुरंत अपने दोस्त सुरेंद्र के पास पहुंच जाता है एंड सुरेंद्र के पास पहुंचने के बाद में वो सुरेंद्र को समझाता है कि देखो सुरेंद्र, तुम मेरी बहन सोनिया को कॉल मत करो। लेकिन सुरेंद्र भी उस इरफान से यही बात कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को कॉल नहीं करता, बल्कि तुम्हारी बहन खुद मुझे कॉल करती है। वो तुम्हारी बहन है, बेहतर यही होगा तुम अपनी बहन को जाकर खुद से समझा दो। जब ये बातें इरफान सुरेंद्र सिंह से सुनता है कि वो उसकी ही बहन है, खुद जाके समझाए, तो इरफान जो था बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है। वो सोचता है कि वो किसे समझाए। बहन बोलती है कि सुरेंद्र कॉल करता है और सुरेंद्र बोल रहा है कि तुम्हारी बहन कॉल करती है। ये बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है और ये सोचता है कि अगर ये बातें कहीं ना कहीं समाज में आउट हो गई तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। दूसरी तरफ इरफान को ये भी पता चलता है कि जो सुरेंद्र सिंह है उसके रिश्ते मोहम्मद अली की बहन के साथ भी हैं और वो मोहम्मद अली की बहन से भी मुलाकातें करता है, उसके साथ भी संबंध बनाता है। तो इरफान को ये समझने में देर नहीं लगती है कि सुरेंद्र सिंह उसकी बहन के साथ में भी खेल रहा है और वो हमारी बस इज्जत को तार तार करना चाहता है। लिहाजा इरफान अपने छोटे भाई जावेद के पास पहुंचता है और जावेद के पास पहुंचने के बाद में वो सुरेंद्र के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तो उसके बाद में जावेद कहता है कि क्या किया जाए। तो इरफान बताता है कि दरअसल सुरेंद्र के रिश्ते मोहम्मद अली की बहन के साथ पे भी हैं, तो हम लोग अपने प्लान के अंदर मोहम्मद अली को भी शामिल करते हैं और उसके बाद में इस सुरेंद्र को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देते हैं। तो जो इरफान था, जब वो ये बातें जावेद से कहता है तो जावेद इरफान के प्लान में शामिल हो जाता है एंड उसके बाद में ये लोग मोहम्मद अली के पास पहुंचते हैं एंड मोहम्मद अली के पास पहुंचने के बाद में ये मोहम्मद अली से कहते हैं कि देखो, सुरेंद्र के रिश्ते तुम्हारी बहन के साथ में हैं। ये बात नहीं बताते कि हमारी बहन के साथ में भी उसके रिश्ते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सुरेंद्र के रिश्ते तुम्हारी बहन के साथ में हैं और ये बातें अगर समाज में आउट हो जाएंगी तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो हम लोग सुरेंद्र को एक ऐसा सबक सिखाते हैं कि जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करना छोड़ दे। तो मोहम्मद अली कहता है कि हम सुरेंद्र के साथ क्या करेंगे। तो उसमें मोहम्मद इरफान कहता है कि हम सुरेंद्र को कहीं दूर इलाके में लेके चलेंगे, जंगल में, और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देंगे। हो सकता है कि उसके बाद पिटाई के डर से वो हमारी बहन से दूर रहे। और जब इरफान और जावेद की बात मोहम्मद अली सुनता है तो मोहम्मद अली भी तैयार हो जाता है। वो भी सोचता है कि चलो एक बार सुरेंद्र की पिटाई कर देते हैं, उसके बाद हो सकता है कि सुरेंद्र मेरी बहन के साथ में गलत रिश्तों में ना पड़े। उसके बाद में ये तीनों प्लान के मुताबिक सुरेंद्र सिंह के पास पहुँचते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोग 10 तारीख को जो अंबेडकर नगर है वहीं पर जो बिबाना थाना पड़ता है उसके अंतर्गत एक गांव आता है भीतरी डी गांव,
और इसी भीतरीडी गांव में हमारा सर्कस दिखाने का कर्तव्य है। दरअसल इसी भीतरीडी गांव के अंदर एक लड़की और रहा करती थी, इसका नाम था अनीता। जो अनीता थी वो भी इन चारों लोगों के साथ में सर्कस दिखाने का काम करती थी। लिहाजा उसके बाद में सुरेंद्र भी तैयार हो जाता है और 10 जून साल 2023 को ये चारों लोग प्लान के मुताबिक उसी भीतरीडी गांव में पहुंच जाते हैं। जब भीतरीडी गांव में पहुंचते हैं तो ये लोग अनीता के घर पे ही रुकते हैं। अनीता के जब ये लोग घर पे रुकते हैं तो उसके बाद में जावेद, इरफान और मोहम्मद अली, ये तीनों लोग सुरेंद्र से कहते हैं कि दरअसल हमारा जो प्रोग्राम है वो कल है, तो आज हम लोग कोई पार्टी कर लेते हैं। तो सुरेंद्र भी पार्टी का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो कहता है कि चलो ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र और इरफान ये दोनों ही मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुछ शराब की बोतलें ख़रीद के लेके आते हैं। एंड शराब ये सारी चीज़ें ये लोग ख़रीद के ले आते हैं। उसके बाद में इरफान, जावेद और मोहम्मद अली इस सुरेंद्र से कहते हैं कि दरअसल हम जो शराब है वो अनीता के घर पर नहीं पियेंगे, क्योंकि अगर हम अनीता के घर पर शराब पियेंगे तो उसके घर वाले हो सकता है कि अनीता के ऊपर एतराज़ करें। तो उसी समय जो सुरेंद्र था वो कहता है कि दरअसल इसी गाँव के बाहर एक पब्लिक स्कूल है जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, गांव से थोड़ी ही दूरी पे है, चलो वहां पर बैठकर शराब पीते हैं। अब ये चारों लोग उसी स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में जब काफ़ी ज़्यादा शराब सुरेंद्र सिंह पी लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक इन तीनों ने सुरेंद्र को ज़्यादा शराब पिलाई थी। अब सुरेंद्र जब नशे में बिल्कुल धुत हो जाता है तो उसके बाद में ये तीनों लोग मिलकर सुरेंद्र की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। उसके बाद में जो इरफान होता है वो जावेद से कहता है कि तुम जाओ और सुरेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दो। अब जैसे ही हत्या करने की बात आती है तो मोहम्मद अली यहाँ पर इन दोनों को रोकता है और रोकने के बाद में कहता है कि तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, हम अपने ही दोस्त की हत्या करेंगे और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तुमने बस पिटाई करने की बात कही थी, यहाँ तक मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। हत्या करने की बात आती है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें हत्या करने भी नहीं दूंगा। लेकिन मोहम्मद अली जब ये बात कहता है तो इरफान और जावेद मोहम्मद अली को समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम पकड़े नहीं जाएंगे, मैंने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। अब जैसे ही ये बातें इरफान मोहम्मद अली से कर रहा है उसी समय जावेद जो था एक बड़ा सा पत्थर लेकर इस सुरेंद्र सिंह के सर पर वार कर देता है और इतनी बार वार करता है कि मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उस स्कूल के अंदर कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो सारा फर्नीचर इस सुरेंद्र की डेड बॉडी के ऊपर ये लोग डालते हैं और उसके बाद में उसमें आग लगा देते हैं। एंड वहाँ पर कुछ नशे की टैबलेट, नशे की शीशियाँ और कॉन्डम का पैकेट ये लोग गिरा देते हैं, क्योंकि इरफान ने प्लानिंग ये की थी कि जो कॉन्डम का पैकेट यहाँ पर फेंक रहे हैं, जो नशे की शीशियाँ यहाँ पर फेंक रहे हैं, उससे अगर कोई यहाँ पर पहुँच भी जाएगा तो यही लगेगा, क्योंकि डेड बॉडी तो जलकर राख हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बचेंगी तो उससे शिनाख्त तो हो नहीं पाएगी। लोगों को यही लगेगा, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग गलत काम करने के लिए आए हों और कोई विवाद हुआ हो, इसकी वजह से इसकी हत्या हो गई हो। अब शिनाख्त हो नहीं पाएगी तो केस जो था वो वहीं का वहीं बंद होकर रह जाएगा। जिस प्लान के मुताबिक इरफान ने वो कंडोम का पैकेट वहाँ पर गिराया था, उस इरफान को ये नहीं पता था यही कंडोम का पैकेट पुलिस को लेकर उसके घर पहुँच जाएगा। और उसके बाद में जब मामला पुलिस में पहुंचता है, पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और इरफान के ही तहरीर के आधार पर, इरफान के ही बयानों के आधार पर जावेद और मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे ज़्यादा गलती इस पूरी कहानी के अंदर किसकी है? कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हालांकि सुरेंद्र मोहम्मद अली और इरफान की बहन के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में था, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि इरफान और मोहम्मद अली और जावेद मिलकर सुरेंद्र की हत्या कर दें। उनके पास में बीच के रास्ते थे, वो अपनी बहनों को रोक सकते थे। सुरेंद्र के ऊपर उनका क्या बस था? अगर ज़्यादा ही इसमें प्रेशर था तो सुरेंद्र के घर वालों से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हत्या कर कर कानून अपने हाथ में लिया और उसकी सज़ा उन्हें अब कानून देगा। आप लोग जो भी सोचते हो कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग को हमारे इस चैनल पर कहानियाँ कैसी लग रही हैं वो भी बताइएगा। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप ऑलरेडी ट्रू क्राइम सफ़र चला रहे हैं, तो आपको इस हिंदी डॉक्यूमेंट्री चैनल को चलाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? तो दोस्तों, उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में क्राइम बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसको हम जब कवर करते हैं तो दूसरा क्राइम जो होता है वो मिस हो जाता है, और जब दूसरे दिन को सुनाते हैं तो ऑलरेडी और ज़्यादा चैनल जो होते हैं वो सुना चुके होते हैं। तो इसी पर्पज़ से ये चैनल बनाया गया है ताकि आपको कोई भी क्राइम ऐसा हो जो हमारी कवरेज से बाहर ना जा सके, हम आप लोगों को उस क्राइम के बारे में सबसे पहले बताएं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।